लिसन क्लोजली, क्योंकि हम रिफॉर्म मूवमेंट्स का बेसिक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इंडियन रेनेसॉन्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैटलिस्ट को समझना होगा। ये सडन चेंज क्यों आया? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडिया में एक शॉक प्रोवाइड किया। अंग्रेज अपने साथ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेलवेज, टेलीग्राफ लेकर आए, जिसने इंडिया के फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर को यूनिफाई किया। लेकिन इससे भी बड़ा इम्पैक्ट था आइडियोलॉजिकल शॉक। जब इंडियन मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअलिज्म, जो न्यूली एजुकेटेड क्लास थी, ने वेस्टर्न लिबरल थॉट को पढ़ा, जैसे रूसो, वोल्टेयर और बेंथम के आइडियाज, तो उन्हें रीजन और राइट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया। उन्होंने महसूस किया कि हमारी सोसाइटी में जो स्टैग्नेशन है, उसे तोड़ने के लिए हमें रैशनलिज्म की जरूरत है। रैशनलिज्म का सिंपल मतलब है हर चीज को लॉजिक और रीजन की कसौटी पर परखना। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट कहता है कि सती सही है, पर लॉजिक और ह्यूमैनिटी कहती है कि यह गलत है, तो हम टेक्स्ट को रिजेक्ट करेंगे। दिस वॉज अ मैसिव शिफ्ट फ्रॉम ब्लाइंड फेथ टू क्रिटिकल इंक्वायरी। दूसरा पिलर है ह्यूमनिज्म। पहले हमारा वर्ल्ड व्यू थियोसेंट्रिक था, यानी सब कुछ गॉड के अराउंड घूमता था, भले ही इंसान सफर कर रहा हो। रिफॉर्म्स ने इसे एंथ्रोपोसेंट्रिक बना दिया, यानी मैन सेंटर्ड। ह्यूमन प्रोग्रेस और सोशल यूटिलिटी अब रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अगर धर्म इंसान के भले के लिए नहीं है, तो वो धर्म बेकार है। तीसरा पिलर है यूनिवर्सलिज्म। रिफॉर्मर्स ने रियलाइज किया कि सभी रिलीजन्स का कोर सेम है, मॉरल ट्रूथ। रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, पर गॉड एक है, मोनोथीज्म। इस थॉट ने कम्युनल बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखो, रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट। कॉलोनियल रूलर्स ने एक नैरेटिव बनाया था कि इंडियंस बैकवर्ड और इंफीरियर हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन। इस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स जैसे विलियम जोन्स और मैक्स म्यूलर का रोल क्रूशियल था। जब उन्होंने वेदास और संस्कृत लिटरेचर को ट्रांसलेट किया और दुनिया को बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन कितनी रिच थी, तो इंडियंस को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला। रिफॉर्मर्स ने इसका स्ट्रेटेजिक यूज किया। उन्होंने कहा कि सती या कास्ट सिस्टम हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट्स यानी वेदास और उपनिषद्स में नहीं थे, ये बाद में आई बुराइयां, इंटरपोलेशंस हैं। सो दे यूज्ड द पास्ट टू बिल्ड अ मॉडर्न फ्यूचर। ये ब्लाइंड ट्रेडिशनलिज्म से क्रिटिकल इंक्वायरी की तरफ बढ़ने का सफर था। क्लियर है? अब हम फोकस करेंगे प्रोसेस पर। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने सती बैन करवाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ रिफॉर्म क्रिएट की। इस प्रोसेस फ्लो को ध्यान से समझो। रॉय ने कभी इमोशनल अपील पर बेस नहीं बनाया, उन्होंने रीजन और स्क्रिप्चर दोनों को यूज किया। जब वो सती के खिलाफ लड़े, तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को उन्हीं के शास्त्रों से हराया। उन्होंने प्रूव किया कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में सती मैंडेटरी नहीं थी। देखो, ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी थी। पहले इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल, स्क्रिप्चरल आर्ग्यूमेंट्स, फिर पब्लिक मोबिलाइजेशन, जर्नलिज्म वाया संवाद कॉमेडी, फिर इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, पेटिशनिंग, और फाइनली लीगल एक्शन, रेगुलेशन 17/1829। ये फ्रेमवर्क प्रूफ देता है कि रिफॉर्म सिर्फ नीयत से नहीं, ऑर्गेनाइज्ड एक्शन से आता है। रॉय की आइडियोलॉजी निर्गुणा मोनोथेइज्म थी, यानी गॉड का कोई रूप नहीं है, इसलिए आइडल वर्शिप का कोई लॉजिक नहीं बनता। रॉय के बाद ब्रह्मो समाज का एवोल्यूशन और उसका स्किज्म यानी बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देवेंद्रनाथ टैगोर ने समाज को ज्वाइन किया और उसे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया, तत्वबोधिनी सभा के थ्रू। टैगोर एक कॉन्जर्वेटिव रिफॉर्मर थे। वो हिंदुइज्म के अंदर रहकर रिफॉर्म चाहते थे और क्रिश्चियन मिशनरीज के अटैक को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है केशव चंद्र सेन की, जो एक रैडिकल पर्सनालिटी थे। केशव ने मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकालकर पैन इंडियन बना दिया, बॉम्बे, मद्रास टूर। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक्लेक्टिक थी। वो क्रिश्चियनिटी और वैष्णविज्म को मिक्स कर रहे थे और कास्ट सिस्टम पर अग्रेसिव अटैक कर रहे थे। ये टैगोर को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो समाज को हिंदू रूट से कटना नहीं चाहते थे। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1866 में पहला स्प्लिट हुआ। टैगोर का ग्रुप बना आदि ब्रह्मो समाज, रूटेड ट्रेडिशनल, और केशव का ग्रुप बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, रैडिकल यूनिवर्सल।
लेकिन आयरनी देखो, केशव सेन, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने अपनी ही माइनल बेटी की शादी कूच बिहार के प्रिंस से कर दी। इस हिपोक्रेसी ने उनके फॉलोअर्स को नाराज कर दिया और 1878 में दूसरा स्प्लिट हुआ, जिसे साधारण ब्रह्मो समाज बना। साधारण समाज ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स में आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी होती है। अगर लीडर अपने ही प्रिंसिपल्स तोड़ेगा तो मूवमेंट बिखर जाएगा। समझ आया? ये स्प्लिट्स एक्चुअली मूवमेंट की ग्रोथ और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे रिवाइवलिज्म की, जो रिफॉर्म से थोड़ा अलग है। आर्य समाज, फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, एक एग्रेसिव और मिलिटेंट फॉर्म ऑफ रिफॉर्म था। जहां ब्रह्मो समाज वेस्टर्न रैशनलिज्म और क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस ले रहा था, वहां दयानंद ने कहा, गो बैक टू द वेदास। इसका लॉजिक समझो। दयानंद मानते थे कि वेदास इनफैलिबल यानी गलती रहित हैं और सारी ट्रू नॉलेज वही है। उन्होंने पुरानास को रिजेक्ट किया क्योंकि उनके हिसाब से पुरानास में ही आइडल वर्शिप और कास्ट डिस्टॉर्शंस ऐड किए गए थे। उनका विजन था एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी जो बर्थ पर नहीं बल्कि मेरिट यानी वर्थ पर बेस्ड हो, जिसे चतुर्वर्ण्य सिस्टम कहा गया। ये एक रैडिकल सोशल विजन था उस समय के लिए। आर्य समाज का सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल टूल था शुद्धि मूवमेंट। ये सिर्फ रिलीजन चेंज नहीं था, ये एक रेक्लेमेशन प्रोसेस था। उन्होंने कहा कि जो हिंदूज कन्वर्ट हो गए हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, या जो आउटकास्ट्स हैं, उन्हें वापस हिंदू फोल्ड में लाया जा सकता है वैदिक राइट्स के थ्रू। इसने पहली बार हिंदूज को एक कन्वर्जन मिशनरी रिलीजन बना दिया, जिसकी वजह से बाद में कम्युनल पोलराइजेशन भी बढ़ा। इसके अलावा आर्य समाज ने सोशल सर्विस को वर्शिप माना। फेमीन्स और अर्थक्वेक्स में डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करके उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट बनाया। एजुकेशन के फील्ड में भी एक बड़ा आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुआ, जिसे हमें एनालाइज करना चाहिए। 1893 में आर्य समाज दो ग्रुप्स में बंट गया। एक ग्रुप था कॉलेज पार्टी, लाला हंसराज लाजपत राय, जो मानते थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत है सर्वाइवल के लिए, बस उसमें वैदिक एथिक्स जोड़ दो। इन्होंने डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स खोले। दूसरा ग्रुप था महात्मा पार्टी, स्वामी श्रद्धानंद, जो ऑर्थोडॉक्स थे और चाहते थे कि एजुकेशन पूरी तरह से ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम पर बेस्ड हो, संस्कृत मीडियम में, ताकि इंडिजिनस कल्चर बचा रहे। ये स्प्लिट बताता है कि मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट करने के लेवल पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसके बावजूद आर्य समाज ने नॉर्थ इंडिया, पंजाब, यूपी में एक असर्टिव हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट की, जिसने नेशनलिज्म को फ्यूल किया लेकिन साथ ही कम्युनल कॉन्शियसनेस को भी जन्म दिया। ये एक डबल एज स्वॉर्ड था। कॉजालिटी चेन क्लियर है। शुद्धि से रिलीजियस कंसोलिडेशन हुआ, जिससे फ्रिक्शंस बढ़े। अब हम साउथ से वापस बंगाल आते हैं, लेकिन एक अलग डायमेंशन के साथ, स्पिरिचुअल सिंथेसिस। ब्रह्मो समाज इंटेलेक्चुअल था, आर्य समाज मिलिटेंट था, लेकिन रामकृष्ण मिशन स्पिरिचुअल और सर्विस ओरिएंटेड था। रामकृष्ण परमहंसा एक मिस्टिक थे, कोई स्कॉलर नहीं। उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी को पर्सनली प्रैक्टिस किया और कंक्लूड किया, यथा मत तथा पथ, यानी जितने मत उतने रास्ते। उनका मैसेज था कि सभी रिलीजन्स एक ही ट्रुथ तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। ये असिमिलेशन की फिलॉसफी थी, रिजेक्शन की नहीं। उन्होंने कहा, जीव इस शिव, यानी हर जीवित प्राणी में ईश्वर है। अगर आप इंसान की सेवा कर रहे हैं तो आप एसेंशियली भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस सिंपल थॉट ने स्पिरिचुअलिटी को सोशल सर्विस से जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की टीचिंग्स को एक कॉन्क्रीट फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर दिया, जिसे हम प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ट्रेडिशनली वेदांत का मतलब था दुनिया त्याग कर मोक्ष ढूंढना। विवेकानंद ने कहा, नहीं, रिलीजन वो नहीं जो आसमान में हो, रिलीजन वो है जो मटीरियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। उन्होंने कहा, रिलीजन इज नॉट फॉर एम्प्टी बेलीज। उनका एम था वेस्टर्न मटीरियलिज्म यानी ऑर्गेनाइजेशन, साइंस और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के साथ ब्लेंड करना। जब वो 1893 में शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए तो उनका पर्पस सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि वेस्ट को बताना था कि इंडिया कल्चरली रिच है, ताकि इंडियंस का लॉस्ट सेल्फ एस्टीम वापस आ सके। ये कल्चरल नेशनलिज्म था। विवेकानंद ने नियो हिंदुइज्म को डिफाइन किया। ये पुराना हिंदुइज्म नहीं था जो टच मी नॉटिज्म यानी छुआछूत में फंसा हो। ये अग्रेसिव, मैस्कुलिन और सर्विस ओरिएंटेड हिंदुइज्म था। उन्होंने कहा, दरिद्र नारायण,
गॉड इन द पोर। इस फिलॉसफी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन बना। इसका स्ट्रक्चर देखो, बेलूर मठ हेडक्वार्टर्स बना। इसके दो विंग्स थे, एक स्पिरिचुअल विंग मठ जहां मंक्स मेडिटेशन करते थे, और दूसरा सोशल विंग मिशन जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिलीफ वर्क चलाता था। ये मॉडल रेवोल्यूशनरी था क्योंकि पहली बार हिंदू मंक्स सोसाइटी से कटने के बजाय सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। ये ऑर्गेनाइजेशन अपॉलिटिकल थी, लेकिन इसने नेशनल मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड कैडर तैयार करने में इनडायरेक्ट हेल्प की बाय बिल्डिंग कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ। क्लियर है लॉजिक? इस स्लाइड में हम दो कॉन्ट्रास्टिंग मूवमेंट्स को कंपेयर करेंगे जो रिफॉर्म के स्पेक्ट्रम के दो अलग एंड्स पर खड़े हैं। प्रार्थना समाज एवोल्यूशनरी और यंग बंगाल मूवमेंट रेवोल्यूशनरी। पहले प्रार्थना समाज को देखते हैं, जो महाराष्ट्र में 1867 में बना। इसके फाउंडर्स आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानडे ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाया। वो समझते थे कि अगर हम सोसाइटी से कट गए तो हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने हिंदुइज्म से अलग नया सेक्ट बनाने के बजाय हिंदुइज्म के अंदर रहकर रिफॉर्म करने का फैसला किया। उन्होंने महाराष्ट्र की भक्ति ट्रेडिशन जैसे वरकरी सेंट्स जैसे तुकाराम, नामदेव का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि लोग भक्ति सेंट्स को ऑलरेडी मानते थे। रानाडे ने आर्ग्यू किया कि कास्ट इक्वालिटी और ट्रू रिलीजन हमारे सेंट्स ने पहले ही सिखाया है। ये ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच थी, धीरे धीरे चेंज लाना बिना ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को ऑफेंड किए। उनका फोकस एजुकेशन, विडो रीमैरिज और डिप्रेस्ड क्लासेस के वेलफेयर पर था। एम.जी. रानडे, जो एक जज थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बनाया, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ताकि रिफॉर्म्स सिर्फ बातों तक सीमित न रहें। दूसरी तरफ देखो यंग बंगाल मूवमेंट, लेट 1820s इन कैलकाटा। इसके लीडर हेनरी विवियन डिरोजियो थे, जो एक एंग्लो इंडियन टीचर थे। ये मूवमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। इनका अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट था, रैडिकल इंटेलेक्चुअलिज्म। डेरोजियंस ने ट्रेडिशन पर डायरेक्ट अटैक किया। वो हिंदुइज्म, कास्ट और आइडल वर्शिप को ओपन रिडिक्यूल करते थे। वो मानते थे कि रीजन और लिबर्टी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल फेलियर पॉइंट है, सोशल आइसोलेशन। यंग बंगाल मूवमेंट मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाया। वो इतने रैडिकल और वेस्टर्नाइज थे कि आम आदमी उन्हें एलियन समझता था। उनके पास कोई इंडिजिनस रूट्स नहीं थी, अनलाइक प्रार्थना समाज जो भक्ति मूवमेंट पर बेस था। इस कंपैरेटिव एनालिसिस से हमें ये समझ आता है कि रिफॉर्म के लिए सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं है, एक्सेप्टेबल होना भी ज़रूरी है। प्रार्थना समाज सक्सेसफुल रहा क्योंकि वो कल्चरल फैब्रिक के अंदर था, जबकि यंग बंगाल एक एकेडमिक बबल बनकर रह गया और डेरोजियो के कॉलेज से निकलने के बाद फिजल आउट हो गया। ये एवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम विद इन वर्सेस टोटल रप्चर फ्रॉम ट्रेडिशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। रानडे की लेगेसीज इंस्टीट्यूशंस के रूप में आज भी जिंदा हैं, जबकि डेरोजियंस सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में एक फुटनोट बनकर रह गए। सोचो जरा, स्ट्रैटेजी कितनी मैटर करती है सोशल चेंज में। अब तक हमने अपर कास्ट रिफॉर्मर्स को देखा, लेकिन अब हम सबल्टर्न या लोअर कास्ट मूवमेंट्स की बात करेंगे। ये रिफॉर्म्स सिर्फ सुपरफिशियल चेंजेस नहीं चाहते थे, ये हायरार्की को तोड़ना चाहते थे। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज यानी ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी बनाया। फुले का अटैक सबसे तीखा था। उन्होंने सिर्फ कास्ट को बुरा नहीं कहा, उन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के मिथ को चैलेंज किया। उन्होंने एक काउंटर कल्चर आइडियोलॉजी दी। फुले ने हिस्ट्री को इन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्यंस बाहर से आए इन्वेडर्स यानी कि ब्राह्मण्स थे, जिन्होंने नेटिव पीपल यानी कि शूद्रास और अतिशूद्रास को गुलामा बनाया। उन्होंने रामा के बजाय बलि राजा को सिंबल बनाया। उनका मेन वेपन था एजुकेशन। वो मानते थे कि शूद्रास की गुलामी का कारण इग्नोरेंस है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने गर्ल्स और लोअर कास्ट्स के लिए स्कूल्स खोलकर इस थॉट को एक्शन में बदला। ये संस्कृताइजेशन नहीं था, जहां लोअर कास्ट अपर कास्ट की कॉपी करते हैं। ये आइडेंटिटी असर्शन था। केरला में चलो, जहां कास्ट सिस्टम सबसे रिजिड था। यहां नारायणा गुरु ने ईजवा कम्युनिटी यानी टॉडी टैपर्स को अपलिफ्ट किया। उनका अप्रोच रिलीजियस था लेकिन रेवोल्यूशनरी। जब ब्राह्मण्स ने कहा कि लोअर कास्ट आइडल्स को टच नहीं कर सकते, तो नारायणा गुरु ने अरुविपुरम में एक शिवलिंगम खुद एस्टैब्लिश कर दिया और कहा, यह ब्राह्मण शिवा नहीं है, ये ईजवा शिवा है।
उनका स्लोगन था वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इसने रिलीजियस मोनोपोली को तोड़ दिया। बाद में टी.के. माधवन जैसे लीडर्स ने इसे गांधीयन मूवमेंट यानी वाईकॉम सत्याग्रह से जोड़ दिया टेम्पल एंट्री के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस थी। पहले रिलीजियस राइट यानी आइडल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ यानी एसएनडीपी, और फिर सोशल डिग्निटी यानी टेम्पल एंट्री। मद्रास में कहानी थोड़ी अलग थी। वहां मूवमेंट पॉलिटिकल ज्यादा था। जस्टिस पार्टी, जो कि 1916 में एंटी ब्राह्मणिज्म के बेस पर बनी, उनका लॉजिक था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में ब्राह्मण्स का डोमिनेंस यानी डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, जबकि नॉन ब्राह्मण्स मेजॉरिटी में है। इन्होंने सी.एन. मुदलियार और टी.एम. नैयर के लीडरशिप में ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिजर्वेशन की मांग की। नोट करो, नॉर्थ में रिफॉर्म रिलीजियस लाइंस पर था, साउथ यानी तमिलनाडु में ये पॉलिटिकल पावर शेयरिंग और द्रविडियन आइडेंटिटी की तरफ मुड़ गया। जस्टिस पार्टी ने 1921 में कम्युनल जियो पास करवाकर रिजर्वेशन सिक्योर किया, जो बाद में पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का बेस बना। समझ आया कैसे सोशल ग्रीवेंस पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हुआ? 1857 के रिवोल्ट के बाद मुस्लिम कम्युनिटी एक क्रॉस रोड पर थी। ब्रिटिश उन्हें शक की नज़र से देखते थे एज मेन कंस्पिरेटर्स, और उनकी पॉलिटिकल पावर खत्म हो चुकी थी। इस सिचुएशन में दो अलग रिस्पॉन्सेज निकले, मॉडर्निस्ट अलीगढ़ और ट्रेडिशनलिस्ट देवबंद। पहले अलीगढ़ मूवमेंट को समझो। सर सैयद अहमद खान एक प्रैग्मेटिस्ट थे। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर मुस्लिम्स ने मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश को रिजेक्ट किया तो वो हिंदू से बहुत पीछे रह जाएंगे और जॉब्स नहीं मिलेंगी। उनका एम था मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच रिकन्सिलिएशन करवाना। उन्होंने कहा कि कुरान और मॉडर्न साइंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये रैशनल इंटरप्रिटेशन था। उन्होंने सोशल इविल्स जैसे पोलिगमी और पर्दा को अपोज किया ताकि सोसाइटी मॉडर्नाइज हो सके। 1875 में उन्होंने एमएओ कॉलेज, बाद में एएमयू बनाया ताकि एक मॉडर्न मुस्लिम मिडिल क्लास क्रिएट हो। पॉलिटिकली वो कांग्रेस के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ब्रिटिश चले गए तो हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम्स को डोमिनेट करेगी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश लॉयल्टी प्रमोट की ताकि कम्युनिटी सेफ रहे। ये लॉयलिज्म स्ट्रैटेजी थी सर्वाइवल के लिए। दूसरी तरफ था देवबंद स्कूल, जो 1866 में उलेमा यानी स्कॉलर्स द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था सहारनपुर में। इनका गोल बिल्कुल ऑपोजिट था। ये चाहते थे कि वेस्टर्न कल्चर के अटैक से इस्लामिक कल्चर को बचाया जाए। इनका फोकस हदीस और फिक्ह यानी जुरिस्प्रूडेंस पर था। ये ब्रिटिश रूल के सख्त खिलाफ थे और कांग्रेस फॉर्मेशन को सपोर्ट किया एंटी ब्रिटिश नेशनलिज्म के लिए। इन्होंने सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ फतवा भी जारी किया। ये एक क्लासिक टग ऑफ वॉर था। अलीगढ़ चाहता था वेस्टर्नाइजेशन फॉर प्रोग्रेस और देवबंद चाहता था रिलीजियस प्योरिटी फॉर आइडेंटिटी। इसके अलावा अहमदिया मूवमेंट भी था, जो मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। ये लिबरल और सिंक्रेटिक था, जिहाद को अपोज करता था, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मसीहा या प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो इस्लामिक टेनेट्स के अगेंस्ट था। वहाबी मूवमेंट इससे पहले का था, जो दारुल हर्ब यानी लैंड ऑफ इन्फिडेल्स को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। इन सब मूवमेंट्स का नेट रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम मिडिल क्लास में अवेकनिंग आई, लेकिन साथ ही अलीगढ़ और देवबंद के डाइवर्जेंस ने कम्युनिटी के पॉलिटिकल फ्यूचर को भी शेप किया। देखो एजुकेशन और रिलीजन का स्टैंस कैसे पॉलिटिकल लॉयल्टी डिसाइड करता है। फाइनली हम बात करेंगे विमेन्स रिफॉर्म्स की। 19th सेंचुरी में वुमेन क्वेश्चन रिफॉर्म का सेंट्रल मुद्दा था, लेकिन शुरुआत में रिफॉर्म्स फॉर विमेन थे बाय मेन, ना कि बाय विमेन। सबसे पहला बड़ा इशू था विडोरी मैरिज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने वही स्ट्रैटेजी यूज की जो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, स्क्रिप्चरल वैलिडेशन। उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे पराशरा संहिता से प्रूव किया कि विडो रीमैरिज अलाउड है। उनकी मेहनत रंग लाई और 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। ये लॉ इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसने विडोज की होने वाली शादी को लीगल लेजिटिमेसी दी और उनके बच्चों को लेजिटिमेट माना। डी.के. कार्वे ने इसे आगे बढ़ाया और खुद एक विडो से शादी की और पुणे में विडोज होम बनाया।
एजुकेशन विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा टूल बना। ग्राफ देखो प्रोग्रेस का। 1849 में बेथ्यून स्कूल से शुरू हुआ, फिर 1854 के वुड्स डिस्पैच ने फीमेल एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया। धीरे धीरे नंबर्स बढ़े और 1916 में डी.के. कार्वे ने एसएनडीटी विमेन्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। एजुकेशन ने विमेन को आवाज दी, जिससे वो बाद में फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव हो पाईं। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ाई स्टेट इंटरवेंशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। पहले 1860 में आईपीसी ने एज ऑफ कंसेंट 10 इयर्स की, फिर बीएम मालाबारी, एक पारसी रिफॉर्मर, ने बहुत एफर्ट लगाया और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसने एज को 12 इयर्स किया। इस पॉइंट पर तिलक ने अपोज किया। तिलक चाइल्ड मैरिज के सपोर्ट में नहीं थे, पर वो मानते थे कि एक फॉरेन गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश को हमारे रिलीजियस सोशल मैटर्स में इंटरफियरिंग का हक नहीं है। ये नेशनलिस्ट डिलेमा था। फाइनली 1930 में सारदा एक्ट आया, स्पॉन्सर्ड बाय हरबिलास सारदा, जिसने बॉयज के लिए 18 और गर्ल्स के लिए 14 एज फिक्स की। ये पब्लिक ओपिनियन का थर्मोमीटर दिखाता है कि कैसे सोसाइटी धीरे धीरे चेंज एक्सेप्ट करने लगी। 1930 तक आते आते विमेन रिफॉर्म्स का नेचर बदल गया था। अब विमेन खुद ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर रही थी, जैसे AIWC, और डिमांड वेलफेयर से राइट्स पर शिफ्ट हो गई थी। इस पॉइंट को पकड़ो। लेजिस्लेटिव स्टेप्स तभी सक्सेसफुल होते हैं जब सोशल माइंडसेट एजुकेशन के थ्रू चेंज हो।